दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग जी के 03 पर। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि भारत एक गणतंत्र देश है, अतः यहाँ का जो भी शासक होगा वह जनता द्वारा चुना जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमारे देश भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कैसे किया जाता है, चुनाव प्रक्रिया क्या होती है। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो चलिए बिना किसी देरी के चर्चा शुरू करते हैं। दोस्तों, संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 52 से 78 तक संघ की कार्यपालिका का वर्णन दिया गया है। संघ की कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल तथा महान्यायवादी शामिल होते हैं। राष्ट्रपति भारत का राज्य प्रमुख होता है। वह भारत का प्रथम नागरिक है और राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुदृढ़ता का प्रतीक होता है। दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि राष्ट्रपति का निर्वाचन की जो संवैधानिक प्रक्रिया होती है वो क्या होती है। तो पहले हम जानते हैं, राष्ट्रपति का निर्वाचन जनता प्रत्यक्ष रूप से नहीं करती। ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रपति का निर्वाचन जनता प्रत्यक्ष रूप से नहीं करती, बल्कि एक निर्वाचन मंडल के सदस्यों द्वारा उसका निर्वाचन किया जाता है। ठीक है, इसमें निम्न लोग शामिल होते हैं, यानी जो निर्वाचन मंडल होता है, ठीक है, उसमें निम्न लोग मतलब उसमें कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सिर्फ वही राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। ठीक है, तो निर्वाचन मंडल में कौन लोग शामिल होते हैं उनको जान लेते हैं। तो पहला है संसद के दोनों सदनों, यानी जो संसद के दोनों सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा, उनके निर्वाचित जो मेंबर होते हैं वो होते हैं। ठीक है, अगला है राज्य विधानसभा के जो निर्वाचित मेंबर हैं, जितने भी राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित मेंबर हैं, ठीक है, यानी एमएलए जितने हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के जितने भी मेंबर हैं, ये भी इस चुनाव में भाग लेते हैं। ठीक है, अगला केंद्र शासित प्रदेश जो है दिल्ली और पुदुचेरी, यहाँ भी क्या है, विधानसभाएं हैं। ठीक है, ये तो पहले यूटीज है, लेकिन यहाँ भी अलग से क्या है, विधानसभाओं की व्यवस्था की गई है। तो यहाँ के जो विधायक होते हैं वो भी इस राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल होते हैं और राष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं। ठीक है, इस प्रकार संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य, राज्य विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य, राज्य विधान परिषदों जो परिषद द्विसदनीय है के सदस्य निर्वाचित या मनोनीत, ठीक है, और दिल्ली तथा पुदुचेरी विधानसभा के मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते। यानी मोटे तौर पर हम जान सकते हैं, यानी हम जो मोटे तौर पर जानने का भी ये प्रयास करेंगे कि जो राष्ट्रपति जिन सदस्यों का, चाहे वो लोकसभा में हो, राज्यसभाओं में हो, या राज्य की विधानसभाओं में हो या विधान परिषद में हो, जिन लोगों का मनोनयन राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा किया गया होता है, वो सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। इसको आप ध्यान रखिएगा कि जिन सदस्यों का मनोनयन किया गया होता है, उनको मनोनीत किया गया होता है, ठीक ना, वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। ठीक है ना। जब कोई, इसमें नोट करने की बात यह है कि जब कोई विधानसभा विघटित हो गई हो तो उसके सदस्य, ठीक है, सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान नहीं करते हैं। ठीक है, उस स्थिति में जब भी उस स्थिति में भी जब कि विघटित सभा का चुनाव राष्ट्रपति निर्वाचन से पूर्व न हुआ हो। क्या समझे इससे, कह रहा है कि उस स्थिति में भी जबकि विघटित सभा का चुनाव राष्ट्रपति के निर्वाचन से पूर्व न हुआ हो। ठीक है, फिर इसमें हम अगला देखते हैं। अगला इसमें ये आता है स्टेप कि संविधान में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधित्व समान रूप से हो, साथ ही राज्यों तथा संघ के मध्य भी समानता हो। ठीक है, इसे प्राप्त करने के लिए राज्य विधानसभाओं तथा संसद के प्रत्येक सदस्यों के मतों की संख्या कुछ ऐसे तय की जाती है। दोस्तों, जो एमपी और जो एमएलए होते हैं जो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं, ठीक है, उनके मतों की कुछ संख्या होती है, उनके मतों का कुछ वैल्यू होता है। ठीक है, तो देख लेते हैं कि प्रत्येक विधानसभा के निर्वाचित सदस्य के मतों की संख्या उस राज्य की जनसंख्या को उस राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों तथा 1000 के गुणनफल से प्राप्त संख्या द्वारा भाग देने पर प्राप्त होता है। इसको हम आसान लैंग्वेज में समझते हैं, थोड़ा मैथमेटिकली भाषा में। जैसे
कह रहा है कि एक विधायक अगर मत मूल्य निकालना हो हमको, अगर हमको एक विधायक के मत का मूल्य निकालना हो तो हम क्या निकालेंगे, तो एक विधायक के मत का मूल्य बराबर होता है राज्य की कुल जनसंख्या, जिस राज्य का वो विधायक है यानी उस राज्य की कुल जनसंख्या बटा राज्य विधानसभा के निर्वाचित कुल मेंबर, ठीक है, गुणे 1/1000, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम एक विधायक के मत का मूल्य निकाल सकते हैं। हमारा अगला स्टेप है कि संसद, अगर एमपी है तो एमपी का एक जो एमपी होगा उसके मत का मूल्य क्या होगा, उसकी संख्या क्या होगी। तो यहाँ से हम निकालते हैं कि प्रत्येक संसद के प्रत्येक सदन के निर्वाचित, यानी जो लोकसभा है और राज्यसभा है, लोकसभा और राज्यसभा के जो निर्वाचित मेंबर हैं, निर्वाचित सदस्यों के मतों की संख्या सभी राज्यों के विधायकों के मतों के मूल्य को, ठीक है, सभी राज्यों के विधायकों की मतों का मूल्य को संसद के कुल सदस्यों की संख्या से भाग देने पर प्राप्त होती है। यानी इसको हम आसान लैंग्वेज में मैथमेटिकली जाने तो एक संसद सदस्य के मतों का मूल्य, यानी एक एमपी के मत का मूल्य होगा सभी राज्यों के विधायकों के मतों का कुल मूल्य बटा संसद के निर्वाचित सदस्यों की कुल सदस्य संख्या, ठीक है ना। यानी एक अगर हमको एमपी के मत का मूल्य निकालना हो तो हमको सभी राज्यों के विधायकों के मतों, यानी सभी राज्यों के विधायकों के जो मत का जितना मूल्य हो रहा है ना, उसमें हम भाग दे किससे, संसद के निर्वाचित कुल सदस्य संख्या से, ठीक है। तो हमको एक एमपी के मत का मूल्य प्राप्त हो जाएगा। हमने इसको बार बार रिवाइज इसलिए कर रहा है ताकि इसको आप ध्यान से सुने, और हम आशा करते हैं कि वीडियो के जितने भी मतलब हमने लेक्चर स्पीच दिया है इसको आप ध्यान से सुने। तो आप इस लेक्चर को ध्यान से सुनेंगे तभी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो दोस्तों आगे चलते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत और गुप्त मतदान द्वारा होता है। ये इसमें काफ़ी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि राष्ट्रपति का चुनाव होता है ना, वो हम प्रत्यक्ष रूप से कोई जनता नहीं करती है, और ऐसे चुनाव नहीं होता है जैसे होता है प्रधानमंत्री का, जैसे होता है एमएलए का, एमपी का, वैसे चुनाव नहीं होता है राष्ट्रपति का, ठीक है। इसका चुनाव इन सभी से डिफरेंट होता है, ठीक है। इस राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत और गुप्त मतदान द्वारा होता है। किसी उम्मीदवार को राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचित होने के लिए मतों का एक निश्चित भाग प्राप्त करना होता है। कोई भी अगर उम्मीदवार राष्ट्रपति पद के लिए खड़ा है, ठीक है, प्रत्याशी है, तो उसको मतों का ना, अगर जितने भी मत पड़ रहे हैं उसका एक वैध मत प्राप्त करना होता है, ठीक है। तो कह रहा है कि मतों का यह निश्चित भाग होता है, मतलब मतों का वो निश्चित भाग क्या होता है जानते हैं। मतों का यह निश्चित भाग कुल वैध मतों की, ठीक है, निर्वाचित होने वाले कुल उम्मीदवारों, यहाँ देखना पड़ेगा आपको, कह रहा है कि कुल वैध मतों की निर्वाचित होने वाले कुल उम्मीदवारों, यहाँ केवल उम्मीदवार के रूप में राष्ट्रपति एक ही तो बन सकता है ना, की संख्या में एक जोड़कर प्राप्त संख्या द्वारा भाग देने पर भागफल में एक, ठीक है, भाग देने पर भागफल में एक जोड़कर प्राप्त किया जाता है। यानी कहने का मतलब अगर हम यहाँ पे देखें कि मत का निश्चित भाग क्या होगा, यानी कहने का मतलब राष्ट्रपति बनने के लिए एक निश्चित भाग तो प्राप्त करना होता है वोट का, तो वो वोट का निश्चित भाग क्या होगा, तो यहाँ पे ये होगा कि जितने राष्ट्रपति उम्मीदवार को, कोई एक ही उम्मीदवार है, कहने का मतलब इस लाइन में 5-6 लोग खड़े हैं, ठीक है, तो कोई एक ही तो उम्मीदवार बनेगा राष्ट्रपति ना, ठीक है। तो उस एक उम्मीदवार को, ठीक है, उस एक उम्मीदवार को राष्ट्रपति बनने के लिए कुल कितने निश्चित, ठीक है, वैध मत चाहिए वो यहाँ से निकलेगा। यानी कहने का मतलब उसमें ठीक ना, सभी को मिला के कुल जितने वैध मत मिले हुए हैं, सभी को मिला के कुल जितने वैध वोट प्राप्त हुए हैं, ठीक है, उसमें हम 2 से भाग कर देते हैं और +1 जोड़ देते हैं, ठीक है। तो हमको एक निश्चित मत प्राप्त हो जाता है जिसको प्राप्त करके एक कोई उम्मीदवार राष्ट्रपति पद के लिए हकदार हो जाता है, ठीक है। तो चलते हैं आगे। निर्वाचक मंडल के प्रत्येक सदस्य को केवल एक मत पत्र दिया जाता है, ठीक है। निर्वाचक मंडल के प्रत्येक सदस्य को, यानी निर्वाचक मंडल में अभी बताया हमने पहले कौन कौन शामिल होते हैं, तो एमपी, एमएलए और दिल्ली और पुडुचेरी जो विधानसभा है वहाँ के एमएलए शामिल होते हैं। तो निर्वाचक मंडल के प्रत्येक सदस्य को केवल एक मत पत्र दिया जाता है, ठीक है। यानी वोटिंग जो होता है, बैलेट, उसको क्या बोलते हैं, पत्र दिया जाता है। मतदाता को मतदान करते समय उम्मीदवारों के नाम के आगे अपनी वरीयता, ठीक है, 1, 2, 3, 4 आदि अंकित करनी होती है। यानी कहने का मतलब अगर सामने मेरे 5-6 उम्मीदवार हैं और मुझे उनमें से किसी एक को चुनना है, ठीक है, तो मैं वरीयता के क्रम में उनको रखूँगा।
ठीक है। जैसे ABCD करके वहाँ पे 4 उम्मीदवार रखे गए हैं, ठीक है, और मैं जा रहा हूँ उनको चुनने। तो मुझको मान लीजिए चुनना है हमको B को, ठीक है। तो मैं पहले 1 नंबर, ठीक है, मतलब कहने का मतलब उनमें मैं क्या बोलते हैं, प्राथमिकता देखूंगा, वरीयता देखूंगा, ठीक है। मुझे चुनना है B को, ठीक है। तो मैं 1 नंबर पे रखूंगा B को, 2 पे मतलब 1 नंबर मेरा B रहेगा, उसके बाद 2 3 4 हम कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, जो उम्मीदवार होते हैं ना, उनको चुनने के लिए जो मतदान देने जाते हैं वो उनको वरीयता क्रम में रखते हैं, ठीक है। वरीयता क्रम में उनको अपने क्या करते हैं, वो अंकित करते हैं। इस प्रकार मतदाता उम्मीदवारों की उतनी वरीयता आदि दे सकता है जितने उम्मीदवार होते हैं, ठीक ना। यानी जितने उम्मीदवार होते हैं ना, उतनी बार वरीयता वो दे सकता है। यदि 5 उम्मीदवार हैं तो 5 वरीयता तो देना पड़ेगा ना। यानी अब उनमें से जिसको उसको चुनना है, जैसे मुझे ही उन ABCD में से जिसको चुनना है, मुझे B को चुनना है, तो मैं B को वरीयता नंबर 1 पर रखूँगा, ठीक है, ठीक है। उसके बाद से C को 2 पे रखूँगा, जैसे A को 3 पे रखूँगा, D को 4 पे रखूँगा। जैसे मान लीजिए दूसरा व्यक्ति आता है चुनने के लिए, तो वो अगर उसको उसके हिसाब से अगर जो अच्छा लगता है उम्मीदवार, वो मान लेते हैं लगता है A अच्छा लगता है उम्मीदवार, तो वो वरीयता उसको 1 देगा, ठीक है। उसके बाद वो चाहे तो वरीयता C को 2 देगा, चाहे तो B को 3 देगा, चाहे तो वो D को 4 देगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम अपनी, ठीक ना, अपनी पसंद के अनुसार उन चारों में से वरीयता क्रम में सबको रखते हैं, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे इसको। चलते हैं अगले पे। कह रहे कि प्रथम चरण में, ठीक ना, प्रथम चरण में प्रथम वरीयता के मतों की गणना होती है। यानी जब इसकी गणना की बात आती है, जो जितने वोट्स पड़े हैं उसकी गणना की बात आती है, तो होता है कि प्रथम चरण में प्रथम वरीयता के मतों की, यानी जितने उम्मीदवार को, ठीक ना, जितने उम्मीदवार को प्रथम वरीयता प्राप्त हुई है उसकी गणना होती है। यदि उम्मीदवार निर्धारित मत प्राप्त कर लेता है, यानी जो भी मत निर्धारित है एक राष्ट्रपति बनने के लिए, वो मत प्राप्त कर लेता है, तो वह निर्वाचित घोषित हो जाता है। अन्यथा मतों के स्थानांतरण की प्रक्रिया अपनाई जाती है, ठीक है। आप समझ रहे हैं इसको, कह रहा है अन्यथा मतों के स्थानांतरण की, यानी अगर उसको, ठीक है, राष्ट्रपति बनने के लिए पर्याप्त वोट्स प्राप्त नहीं हुए हैं, तो उसके जो वोट होते हैं उसको स्थानांतरित कर दिया जाता है, ठीक ना, अपनाई जाती है। प्रथम वरीयता के न्यूनतम मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवार के मतों को रद्द कर दिया जाता है। बात समझ रहे हैं आप, कि प्रथम वरीयता के न्यूनतम मत प्राप्त करने वाले को, ठीक ना, उम्मीदवार के मतों को रद्द कर दिया जाता है, तथा इसके द्वितीय वरीयता के मत अन्य उम्मीदवारों के वरीयता के मतों में स्थानांतरित कर दिए जाते हैं। यह प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक कोई उम्मीदवार निर्धारित मत प्राप्त नहीं कर लेता है, ठीक है। आगे चलते हैं। राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित सभी विवादों की जांच व फैसले उच्चतम न्यायालय में होते हैं तथा उसका फैसला अंतिम होता है।